मगर उन्होंने अपनी बेटी का नाम काजल रखा था और काजल काला ही होता है, इस पर यह नाम सजता था। मुझे वो अच्छी लगती थी, लेकिन ना जाने क्यों ज़हरा बेगम मुझे उसके पास फटकने नहीं देती थी। अगर मैं कभी उसके पास चला जाता था तो डांट कर भगा दिया करती थी। मैं भी ताक में लगा रहता था कब मुझे मौका मिले और मैं उसके पास पहुंच जाऊं। एक रोज मैं लान में झूला झूल रहा था। ज़हरा बेगम काजल के साथ वहां मौजूद थी। जावेद और जुनेद भी वहीं खेल रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि काजल को जाकर देखूं, और अब वो 4 महीने की हो चुकी थी। खुशकिस्मती से मुझे मौका मिल गया। अंदर से मुलाजमा ने आकर ज़हरा बेगम से कहा, बेगम साहिबा आपका फोन है, कोई शहनाज बेगम है? ओह। ज़हरा बेगम जल्दी से उठी, तुम जरा काजल का ख्याल रखना। जैसे ही ज़हरा बेगम अंदर गई, मैं झूले से उतरा और लपक कर काजल के पास आ गया, जो एक बास्केट नुमा चीज में लिपटी हुई हाथ पैर चला रही थी और अपनी स्याह चमकदार आंखें घुमाकर इधर उधर देख रही थी। मैंने बास्केट से झुककर उसे देखा। वो बैद की लकड़ी की बनी खूबसूरत बाथ टब नुमा बास्केट थी। काजल इसमें नरम बिछोने पर लेटी हुई थी। वह अब इस काबिल थी कि अपना सर ऊपर उठा सके। मुझे देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो खिलखिलाते हुए आवाज निकालने लगी। यह क्या कह रही है? मैंने पास ही घास पर बैठी मुलाजमा से पूछा। कुछ नहीं, ये आपको देखकर खुश हो रही है यूसुफ बाबा, वो बोली। पैलेस के तमाम मुलाजमीन मुझे यूसुफ बाबा कहते थे। क्या मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? मुलाजमा नौजवान सी लड़की थी। उसने शरारत से मुझे देखा। नहीं, अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि बेबी को गोद में ले सके। मैं इतना बड़ा कब होऊंगा? मैंने सोच कर कहा। मुलाजमा फिर शरारत से बोली, जब आप जमशेद साहब जितने बड़े हो जाएंगे तब। पापा जितना? मैंने हैरत से कहा। लेकिन इस वक्त तक तो ये भी बड़ी हो जाएगी, ज़हरा बेगम की तरह। मुलाजमा को मुझसे खेलकर लुत्फ आ रहा था। उसने कहा, तो क्या हुआ, जब आप ताकतवर मर्द बन जाओगे तो आराम से काजल बेबी को गोद में उठा लोगे। मैंने सोचा और नफी में सर हिला दिया। नहीं, मैं इसे फिर भी गोद में नहीं उठा सकूंगा। कोई भी बड़ा आदमी किसी बड़ी औरत को गोद में नहीं उठाता। उठाता है, मुलाजमा हंसती, लेकिन सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में। तुम्हें भी किसी ने उठाया है? मैंने पूछा तो वो सारी शरारत भूल गई। उसके चेहरे पर सुर्खी फैल गई थी। यूसुफ बाबा बहुत बातें करने लगे हैं, उसने मसनूई खफगी से कहा। मैं मैडम महापारा से आपकी शिकायत करूंगी। काजल ने अब हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए थे। वो हुमक हुमक कर मेरी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। मैंने मुलाजमा से पूछा, क्या मैं इसे प्यार कर सकता हूँ? क्यों नहीं यूसुफ बाबा। मैं बिख्तियार उसकी तरफ झुका। जैसे ही मैंने उसके नरम से फूले हुए गाल पर प्यार किया, उसने मेरे बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। इसकी गिरफ्त की सख्ती से मारे तकलीफ के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और जब मुलाजमा ने मेरे बाल छुड़ाने की कोशिश की तो काजल ने चीखना और रोना शुरू कर दिया। हालांकि दर्द मुझे हो रहा था। बदकिस्मती से इस लम्हे ज़हरा बेगम आ गई। मुलाजमा मेरे बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। काजल की चीख सुनकर ज़हरा बेगम लपक कर आई। इनके ख्याल में शायद मैं काजल को कोई तकलीफ दे रहा था। उन्होंने ये देखे बगैर कि काजल की मुट्ठी में मेरे बाल हैं, मुझे पूरी कुव्वत से पीछे की तरफ धक्का दिया। इस रोज काजल ने फैसला कर लिया कि वो मेरे बाल नहीं छोड़ेगी। लिहाजा जब मैं धक्के के जोर से पीछे गिरा तो वो भी मेरे साथ खिंची चली आई थी। इसे बास्केट से बाहर गिरते देखकर ज़हरा बेगम ने दहला देने वाली चीख मारी, छोड़ कमीने मेरी बच्ची को। बुखलाई हुई मुलाजमा ने ज़हरा बेगम को बताना चाहा, बेगम साहिबा बाल तो काजल बेबी ने पकड़े हैं यूसुफ बाबा के। इस वक्त तक ज़हरा बेगम भी देख चुकी थी कि मेरे बाल काजल की मुट्ठी में थे। इन्होंने नहायत वहशाना तरीके से मेरे बाल छुड़ाए। कुछ बाल टूट कर काजल की मुट्ठी में रह गए थे और वो यूं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी जैसे उसके बाल खींचे गए हों। जब ज़हरा बेगम ने झटका देकर मेरे बाल छुड़ाए तो मारे दर्द के मेरी चीख निकल गई। इससे पहले मैं नहायत सब्र से तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। इसलिए मैं महापारा बेगम वहां आ गई थी। उन्होंने मेरी चीख सुनी तो लपक कर मेरी तरफ आई। इस वक्त ज़हरा बेगम मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा चुकी थी, लेकिन महापारा को दरमियान में आते देखकर इनका हाथ रुक गया था। इतने से बच्चे के साथ ये सलूक मुनासिब नहीं है बेगम जमशेद, इन्होंने बज़ाहिर नर्म लहजे में कहा। लेकिन इनके लहजे में ऐसी कोई बात थी कि ज़हरा बेगम का उठा हुआ हाथ नीचे गिर गया था। वो चंद लम्हे महापारा को घूरती रही, फिर चीख कर मुलाजमा से कहा, मेरा मुंह क्या देख रही हो, काजल को अंदर ले जाओ। ये कहकर वो तेज कदमों से अंदर चली गई। इनके जाने के बाद महापारा ने प्यार से मेरे पलकों पर आए आंसू साफ किए, मुझे प्यार किया और गोद में उठाकर अंदर ले गई। मेरा मुंह हाथ धुलाकर उन्होंने मुझसे वाक़े के बारे में पूछा तो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया, हत्ता कि काजल को गोद में उठाने वाली बात और इसके हवाले से मुलाजमा से सवालों जवाब भी लफ्ज ब लफ्ज धुरा दिए। ये सुनकर महापारा बेगम का रंग भी जरा देर के लिए बदल गया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, सिवाय इसके कि मैं आइंदा जो पूछना चाहूँ सिर्फ उन्हीं से पूछूं, किसी और से हरगिज नहीं। और क्योंकि महापारा बेगम ने खुद ही इजाजत दे दी थी, लिहाजा मैंने मौका से फायदा उठाकर सवाल कर लिया, ज़हरा बेगम मुझे प्यार क्यों नहीं करती है? हालांकि मुझे पूछना चाहिए था कि ज़हरा बेगम मुझसे नफरत क्यों करती हैं।
मगर उस वक्त मुझे इस जज्बे का इतना शौर नहीं था। मैं तो ये जानना चाहता था कि ज़ारा बेगम मुझे इस तरह प्यार क्यों नहीं करती जैसे अपने बच्चों को किया करती थी। महापारा सोच में पड़ गई थी। इनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था, लिहाजा उन्होंने उल्टा मुझसे पूछ लिया, कि आपसे किसने कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती? किसी ने नहीं, मैंने यकीन से कहा। मैंने खुद देखा है। महापारा के साथ ये मसला था कि वो मुझे झुटला नहीं सकती थी। ज़ारा बेगम की मुझसे नफरत एक ऐसी तल्ख हकीकत थी जिससे जमशेद पैलेस का हर शख्स वाकिफ था। लिहाजा उन्होंने मुझे टाल दिया और बात को गोल करते हुए बोली, यूसुफ बाबा, आपके कुरान पाक पढ़ने का वक्त हो गया है। मौलवी साहब आते ही होंगे, आप तैयार हो जाएं। मगरिब के वक्त एक मौलवी साहब मुझे कुरान करीम पढ़ाने आते थे। इनके बाद 2 उस्ताद मुझे घर में ही मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाया करते थे। इन्हीं दिनों मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया गया था और मेरा टाइम टेबल कुछ इस तरह का था कि मुझे फुर्सत के लम्हात कम ही मिलते थे। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मैं स्कूल में होता था। वहां से वापसी पर दोपहर के खाने के बाद मुझे 1 घंटा आराम के लिए मिलता था। 4 से 6 बजे तक मुझे खेलने की मुकम्मल आज़ादी होती थी। इसके बाद पहले मौलवी साहब और फिर दूसरे ट्यूटर आ जाते थे। रात 8 बजे मैं खाना खाता था। 1 घंटा मुझे टीवी देखने के लिए मिलता था। इस दौरान मैं अपनी पसंद के कार्टून देखा करता था। ठीक 10 बजे मैं बिस्तर पर चला जाता था। मैं तीनों वक्त का खाना ऊपरी मंजिल के डाइनिंग हॉल में खाया करता था। खाने में सिवाय महापारा के और कोई मेरा साथ नहीं देता था। ये डाइनिंग हॉल गेस्ट हाउस से मुंसलिक था, लिहाजा जब कोई ऐसा मेहमान वहां का ठहरा करता था जिसे जमशेद अली खानदान के साथ खाने में शरीक नहीं करते थे, तो मुझे खाना अपने कमरे में खाना पड़ता था। दीगर अदब आदाब के साथ खाने के तौर तरीके भी मुझे महापारा बेगम ने सिखाए थे। वो भी ऊपरी मंजिल ही में रहा करती थी और इनका बेडरूम मेरे बेडरूम के बराबर ही में था, जिसका एक दरवाजा मेरे बेडरूम में भी खुलता था। इस तरह हम जब चाहते एक दूसरे के कमरे में जा सकते थे। जब मैं 10 बजे बिस्तर पर जाता तो वो भी कपड़े बदल कर आ जाती थी। फिर जब तक मुझे नींद नहीं आती थी वो मुझे कहानियां सुनाती या फारसी अशार गुनगुना कर लोरी सुनाती, जिन्हें सुनते सुनते मैं नींद के आगोश में पहुंच जाता। लान वाले वाक़े के बाद ज़ारा बेगम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं काजल के करीब भी ना फटकूं। उन्होंने महापारा के सामने मुझसे फनकार कर कहा था, अगर मैंने तुम्हें काजल के पास देखा तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। ज़ारा बेगम, अगर आपको कुछ कहना है तो बराहे करम मुझसे कहें। महापारा ने नरमी से कहा, तुम खामोश रहो। वो कड़क कर बोली और जिस तरह बेडरूम में आई थी इसी तरह वापस चली गई। एक बच्चे की फितरत होती है, इसे जिस काम से मना किया जाता है वो इसे करने की कोशिश जरूर करता है। मैं भी बच्चा था और ये फितरत रखता था, लिहाजा इस फिक्र में रहता था कि कब मौका मिले और आंख बचाकर काजल तक रसाई हासिल करूं, और ये काम बेहद मुश्किल होता था। अव्वल तो ज़ारा बेगम ही इसे अकेला नहीं छोड़ती थी। काजल की पैदाइश से पहले वो खासी सोशल किस्म की खातून थी, लेकिन बाद में उन्होंने पैलेस से निकलना बहुत कम कर दिया था, और अगर वो खुद कुछ देर के लिए काजल के पास से हट कर भी जाती थी तो मुलाजमा उसके पास मौजूद रहा करती थी। लेकिन एक रोज मुझे मौका मिल ही गया। ज़ारा बेगम ने शाम के वक्त ड्राइवर को गाड़ी निकालने का हुक्म दिया। वो शॉपिंग के लिए जा रही थी। इत्तिफाक से मैंने ये हुक्म सुन लिया। मुलाजमा जो काजल के लिए मखसूस थी, ज़ारा बेगम के जाते ही बेफिक्र होकर कमरे से निकल गई और मैं फौरन ज़ारा बेगम के बेडरूम में जा घुसा। मुलाजमा की बेफिक्री की वजह यह भी थी कि काजल सो रही थी, लिहाजा वो दूसरे मुलाजमों से गप्पे लड़ा सकती थी। इस वक्त काजल 7 या 8 महीने की थी और खासी सेहतमंद हो गई थी। वो सफेद रंग का फिराक पहने सो रही थी। मसला यह था कि पालने की दीवारें खासी ऊंची थीं और मेरा सर बमुश्किल दीवारों के सिरे तक पहुंचता था। पालने की सलाखों से काजल को देखना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं उसे गोद में लेना चाह रहा था। पहले मैंने इधर उधर देख के कुछ चीज तलाश की जिस पर चढ़कर मैं पालने के अंदर जा सकता, मगर इत्तिफाक से कमरे में ऐसी कोई चीज नहीं थी। एक भारी भरकम हैंगिंग चेयर थी, लेकिन उसे खींचना एक 5 साल बच्चे के बस की बात नहीं थी। इसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और एक नाकामी के बाद मुतबादिल तदबीरों पर गौर करने लगा था। एक तदबीर तो ये थी कि मैं पालना खींच कर बिस्तर तक ले आऊं, मगर पालने का वजन इतना था कि मेरे लिए उसे हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने वाहिद काबिल अमल मगर खतरनाक तरीन रास्ता इख्तियार करने का फैसला कर लिया। पालना ऊपर से चौड़ा था और उसका निचला हिस्सा निस्बतन छोटा था। इस डिजाइन की वजह से पालना खूबसूरत तो नजर आता था, लेकिन साथ ही गैर महफूज भी हो गया था। जरा सा जोर लगाने पर यह आराम से उलट जाता। छोटा होने के बावजूद ये पहलू मेरी नजर में था और मैं पालने पर चढ़ते हुए डर रहा था, मगर काजल को छूने और उसे गोद में लेने की ख्वाहिश इतनी तवाना थी कि मैं इसके लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार हो सकता था, अपने लिए भी और काजल के लिए भी। मैंने पहले एक बार कमरे से बाहर झांका कि कहीं मुलाजमा न आ रही हो। फिर मैंने एहतियात से वापस आकर अपने जूते उतारे। फिर दोनों हाथ पालने की दीवारों पर जमा कर मैंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की थी। फिर वही हुआ जिसका डर था। पालना एकदम गैर मुतवाजन हुआ और एकदम इस तरफ उलट गया जिस तरफ से मैं उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था।
और पालना पूरे वजन के साथ मुझ पर आ गिरा था। नीचे गिरते हुए मेरा सर जोर से फर्श से टकराया और अगर फर्श पर दबेज कालीन न होता तो यकीनन मेरा सर फट जाता, मगर पालना गिरना ही कुछ कम नहीं था। यूं लगा जैसे मुझ पर कोई वजनी चट्टान आ गिरी हो। तकलीफ के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मेरी चीख के साथ ही काजल के रोने की आवाज आई थी। वो इस बलाए नागहानी पर फरियाद गुनाह थी। चंद लम्हे पहले वो सुकून से अपने पालने की दुनिया में सो रही थी और एकदम ही उसकी दुनिया ज़ेरो सबर होकर रह गई थी। काजल के रोने की आवाज सुनकर मेरे पालने के नीचे से निकलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। पालना गैर मामूली वजनी था। खुशकिस्मती से इस लम्हे मुलाजमा आ गई थी। गालबन काजल के रोने की आवाज सुनकर उसने लपक कर पालना सीधा किया और जब उसने काजल को देखा तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। काजल की ठोड़ी खून खून हो रही थी। शायद के पालना गिरने की वजह से उसकी ठोड़ी अल्मुनियम की रेलिंग से जा टकराई थी। पालना हटने के बाद मैं मुश्किल खड़ा हुआ था। मेरे सर और सीने में शदीद दर्द हो रहा था, मगर फिल वक्त में दर्द और काजल को भूल गया था और यहाँ से भागने की फिक्र में था कि ज़ारा बेगम वहां आ गई। इनके हाथ में शॉपिंग के डिब्बे दबे हुए थे। उन्होंने काजल के रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए सीधी वहां आई थी और जब उन्होंने काजल का खून आलूद चेहरा देखा तो उनके हाथ से डिब्बे छूट गए थे। क्या हुआ काजल को? वो चीखती हुई मुलाजमा की तरह झपटी। मैं मौका पाकर भाग निकला। पीछे मुलाजमा हकला हकला कर उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मैं सीधा कमरे की तरफ भागा जिस घर में मेरी वाहिद पनागाह था, मगर साथ ही मुझे यकीन था कि अभी ज़हरा बेगम आग बगोला होकर मेरे पीछे आएगी और फिर मेरी खैर नहीं होगी। मैं जाते ही बिस्तर में दुबक गया। बाबारा बेगम साथ वाले कमरे में थी। हस्बे तवक्का ज़हरा बेगम फौरन ही मेरे पास आई थी। उससे से उनका बुरा हाल था और मुंह से झाग के साथ मेरे लिए मुगल्लज़ात भी निकल रहे थे। इन्हें इस तरह गुस्से में देखकर मैं मजीद सहम गया। मैंने वजाहत की कोशिश की, मेरा कोई कसूर नहीं था। नफरत ने ज़हरा बेगम के खूबसूरत नकूश यूं मसक कर दिए थे कि वो मुझे चुड़ैल की तरह नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे घसीटकर बिस्तर से उतारा और पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। तमाचे की शिद्दत से मेरा मुंह घूम गया था और गाल जैसे सुलगने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरा थप्पड़ लगाए, महापारा बेगम ने पीछे से आकर उनका हाथ थाम लिया। ये क्या कर रही हैं आप? उन्होंने गुस्से से कहा। इन्होंने मेरा ढीला पड़ जाने वाला गाल देख लिया था। छोड़ो मेरा हाथ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ज़हरा बेगम ने गर्ज कर कहा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरी जुर्रत क्यों कर हुई, महापारा इत्मीनान से बोली। इन्होंने ज़हरा बेगम का हाथ छोड़ दिया था जो अब भी गुस्से से लर्ज रही थी। इनके गुस्से की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया था। तुम 2 टके की औरत दाश्ता। बस, महापारा तैश में आ गई थी। अब आपके मुंह से एक लफ्ज निकला तो मैं लिहाज नहीं करूंगी। मेरी जुबान खुल गई तो आप सबके सामने तमाशा बन जाएंगी। इसीलिए मैं ज़हरा बेगम का तमाम तरतैश सोडे की झाग की तरह बैठ गया था। इनका चेहरा राख जैसा हो गया था और वो एक लफ्ज कहे बगैर मुड़ी और मेरे बेडरूम से चली गई। जब महापारा बेगम ने मुझे खुद से लिपटाया तो मुझे अपने गाल में उठने वाली टीसों का एहसास हुआ। मैं बेख्तियार सिसक उठा था। चाहे तकलीफ से ज्यादा इस तजलील ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया था जो ज़हरा बेगम ने महापारा के सामने मुझे मार कर की थी, मगर महापारा की मोहब्बत भरी आगोश ने मुझे जल्द ही पुरस्कून कर दिया। फिर उन्होंने नरमी से पूछा, यूसुफ बाबा आपने क्या किया था? मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता था। मेरी बात सुनकर वो बोली, तभी ज़हरा बेगम इतने गुस्से में थी। गलती भी तो तुम्हारी थी। अगर ज़हरा बेगम ने तुम्हें थप्पड़ ना मारा होता तो मैं खुद तुम्हें सजा देती। जी नहीं। मैं इनकी गोद में मजीद दुबक गया। आप मुझे नहीं मारेंगी, आप तो बहुत अच्छी। अच्छा, तुम मक्खन लगा रहे हो? उन्होंने मेरे मजरूब गाल को चूमा, फिर अपने कमरे से जाकर एक ट्यूब से क्रीम निकालकर मेरे गाल पर मालिश करने लगी थी। न जाने ये मरहम का असर था या महापारा बेगम की मोहब्बत भरी उंगलियों का असर था। कितनी अजीब बात थी कि ज़हरा बेगम की तरह मैं महापारा को भी इनके नाम से पुकारता था। मैंने कभी इन्हें आंटी या इस किस्म के किसी और लफ्ज से नहीं पुकारा, लेकिन जिस तरह ज़हरा बेगम का लफ्ज मेरे लिए नफरत की अलामत था, इसी तरह महापारा बेगम का लफ्ज मेरे लिए सरापा मोहब्बत था। मैंने दोनों का मुवाजना किया तो बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, ज़हरा बेगम गंदी है। महापारा बेगम ने फौरन ही मुझे सरजश की। बड़ों के लिए ऐसे नहीं कहते, याद रखो हमेशा बड़ों की इज्जत किया करो। मगर उन्होंने मुझे मारा था, मैंने शिकायती लहजा में कहा। फिर मुझे ज़हरा बेगम के अल्फाज याद आ गए। उन्होंने आपको राता भी कहा था। ये गाली होती है ना? महापारा का रंग बदल गया। हाँ, गाली होती है और बहुत बुरी गाली होती है। आइंदा तुम ये लफ्ज जुबान पर नहीं लाओगे। इस वक्त मेरा ज़हन इन बातों को समझने के काबिल नहीं था, मगर मुझे शिद्दत से ये एहसास था कि ज़हरा बेगम और महापारा के दरमियान नापसंदीदगी का कोई रिश्ता मौजूद था। अगर ज़हरा बेगम सांवली सलोनी खूबसूरती रखती थी तो महापारा सुर्खुत सफेद रंगत की हसीन तरीन औरत थी, बल्कि मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती थी। शायद इसलिए कि जमशेद पैलेस में वो वाहिद हस्ती थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी। जमशेद अली भी मेरे हमदर्द थे, लेकिन वो पैलेस में बहुत कम रहा करते थे।
ज्यादातर वो सफर में रहा करते थे। जाहिर है एक बहरी जहाज के कप्तान को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है और उसे अपने घर आने का मौका कम ही मिलता है। बल्कि जब जमशेद अली घर आते थे तब भी वो ज्यादा बीवी बच्चों के साथ रहा करते थे। मेरे पास वो बहुत कम आया करते थे। इन हालात में महापारा वो हस्ती थी जिन पर मैं मुकम्मल तौर पर भरोसा कर सकता था और इनकी मुकम्मल तवज्जो मुझे हासिल थी। मुझे बाद में मालूम हुआ कि जमशेद अली की तरफ से मेरी परवरिश के मामले में वो कुली तौर पर खुद मुख्तार थी। उस दिन के बाद कई रोज तक मेरी हिम्मत न हो सकी कि निचली मंजिल की तरफ जाऊं या जाकर लान पर खेलूं। लान पर तमाम तर खेल में अकेले ही खेला करता था। मुझे नहीं याद कि कभी जावेद या जुनेद मेरे साथ खेले हों। वहां मुझे तंग करने का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देती थी। एक बार मैं लान पर अपनी फुटबॉल से खेल रहा था जो मुझे जमशेद अली ने ला कर दी थी। अक्सर वो अपने बच्चों के लिए जो खिलौने लाते थे वैसे ही खिलौने मेरे लिए भी लाते थे। जावेद और जमशेद भी इसी किस्म के फुटबॉल से खेल रहे थे। इनकी बाल किक लगने से लान के एक गोशे में बने तालाब में जा गई थी। इस तालाब में नन्ही मुन्नी रंग बिरंगी मछलियां भरी हुई थी और तालाब की तह में खुशनुमा पत्थर और पौधे थे। तालाब गहरा तो नहीं था लेकिन रकबे में खासा बड़ा था। जावेद और जुनेद की फुटबॉल तालाब के ऐन वस्त में जा गिरी थी। उसकी तरफ से मायूस होकर इन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे किए और वो तेजी से मेरी तरफ आए। मैं बाल को एक ख्याली गोल में फेंकने की मशक कर रहा था। जावेद ने करीब आते ही मुझे धक्का दिया और जुनेद ने मेरी फुटबॉल पर कब्जा कर लिया। ये मेरी फुटबॉल है, मैंने एहतजाज किया। ये हमारी फुटबॉल है, जावेद ने डटाई से कहा। तुम्हारी बाल वो रही। उसने तालाब में पड़ी फुटबॉल की तरफ इशारा किया। आओ जाकर उसे निकाल लो। तुम झूठ कह रहे हो, मैंने चिल्ला कर कहा। ये मेरी बाल है, तुम्हारी वाली पानी में पड़ी है।